नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नई स्टडी में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहें। वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है बीएड स्पेशल के कुछ प्रश्न, क्योंकि बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है 9 अगस्त को। यदि वो कैंसिल नहीं होता है तो एग्ज़ाम 9 अगस्त को ही होगा। फिलहाल प्रयास किया जा रहा है कि वो एग्ज़ाम कोरोना वायरस के चलते कैंसिल कराया जाए। तो हम बीएड स्पेशल जीएस के 50 क्वेश्चंस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं यदि आप बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर आप बीएड का एग्ज़ाम नहीं भी देने जा रहे हैं तो जीएस तो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। उम्मीद है कि आप ज़्यादा प्रश्न सही करेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है कि टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है। टेरा रोसा शब्द से तात्पर्य क्या है? तो ये टेरा रोसा शब्द से तात्पर्य है लाल मिट्टी से। लाल मिट्टी को टेरा रोसा बोला जाता है। लाल मिट्टी से तात्पर्य है टेरा रोसा। टेरा रोसा का प्रयोग लाल मिट्टी के लिए किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप इतना ज़्यादा परेशान मत हो। बीएड का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं होता है। इसमें जो प्रश्न होते हैं बहुत साधारण होते हैं और डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ें। राजधानियाँ सभी देशों की, भारत के सभी राज्यों की, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें ज़रूर याद कर लें। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। इन ऑप्शंस के अनुसार 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मोटर वाहन की बैटरी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो मोटर वाहन होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उनमें जो बैटरी लगी होती है, पूछ रहे हैं कि उसमें कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो होता है H2SO4। H2SO4 अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और H2SO4 जो होता है उसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है मोटर वाहन की बैटरियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि विडॉल परीक्षण किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो विडॉल परीक्षण वो कौन सा रोग है जिसका पता लगाने के लिए विडॉल परीक्षण किया जाता है। तो विडॉल परीक्षण किया जाता है टाइफाइड रोग का पता लगाने के लिए। टाइफाइड रोग, यदि किसी को टाइफाइड है तो उसका पता लगाने के लिए विडॉल परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। कौन सा देश डूरंड रेखा द्वारा विभाजित है? वो कौन सा देश है? भारत व पाकिस्तान, भारत व श्रीलंका या भारत और अफगानिस्तान? तो जो इसका सही उत्तर है वो है भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है वो है डूरंड रेखा। लेकिन ये जो भारत का हिस्सा है जो अफगानिस्तान से लगता है वो है पीओके का क्षेत्र। तो यदि वो पाकिस्तान अपना बताता है और भारत उसे अपना बताता है तो उसका जो फिलहाल नाम है वो पाक अधिकृत कश्मीर है और वही क्षेत्र अफगानिस्तान से लगता है। तो ये डूरंड रेखा वहीं से जुड़ी हुई है अफगानिस्तान से। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो इसका सही उत्तर है वो है बाबर के द्वारा। बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 जब भारत में प्रवेश किया इसने, इब्राहिम लोदी के साथ इसका युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का शासक था बुरी तरह पराजित हुआ और उसके बाद से ही भारत में क्या हुआ? मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। और किसके द्वारा की गई? तो बाबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि चिकनकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो कुछ चीज़ें जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपने मेरी अभी तक यूपी स्पेशल वीडियो नहीं देखी है तो बीएड एग्ज़ाम के लिए वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उससे आपके 1 या 2 प्रश्न ज़रूर फंसेंगे क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहे हैं चिकनकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। चिकनकारी के लिए जो शहर जाना जाता है वो है हमारा प्यारा लखनऊ। लखनऊ को चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8,
शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस पूछ रहे हैं कि कब मनाया जाता है। तो भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है द गाइड और इसके लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप ये चीज़ पहले तो एक जगह पर नोट करिए कि अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो क्या क्या पढ़ना है? तो आप सबसे पहले कुछ जो स्पेशल बुक्स है, पुरानी जो बहुत स्पेशल राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, उनके नाम ज़रूर याद रखिए। जो नई बुक्स हाल ही में आई हैं उनके नाम ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ भारत में प्रथम, इस तरह का एक टॉपिक रहता है कि भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम, इस तरह की चीज़ें, सभी देशों की राजधानियाँ, भारत के राज्यों की राजधानियाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर तैयार करनी है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन्स, तो विटामिन्स को भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है, द गाइड पुस्तक के लेखक हैं आर.के. नारायण। आर.के. नारायण ही हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है द गाइड, तो इसके लेखक हैं आर.के. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये वही भारत छोड़ो आंदोलन है जब करो या मरो का नारा दिया गया था, और ये 1942 की घटना है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11 कहता है कि संस्कृत किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है? पहला और दूसरा, इन शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिए कि संस्कृत किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने हाल ही में संस्कृत को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया है, दूसरी आधिकारिक भाषा। इससे पहले आप यदि देखें तो हिमाचल प्रदेश की भी आधिकारिक भाषा जो है संस्कृत रही है। तो आप इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, कोली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कोली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कोली की बात करें तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र में लावणी बहुत फेमस है, तो लावणी, इस तरह के नृत्यों का नाम आपको याद रखना है। तो कोली जो नृत्य है वो महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस नृत्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, या संघाई, जितने भी ये छोटे छोटे आप देखते हैं संगठन देखते हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है या इनकी स्थापना किस वर्ष हुई, ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, पेपर की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानवाधिकार का जो प्रथम सम्मेलन था ये तेहरान में हुआ था, ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपको बताना है, क्या राष्ट्रपति करता है, जनता करती है, या लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं? तो यदि नियुक्ति की बात आती है तो राष्ट्रपति वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। इसमें आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, आप जनता उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें उनके पद के लिए नियुक्त करता है और शपथ दिलाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है भारत में, जो मानवों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है, आपसे पूछा जा रहा है कि उसका अध्यक्ष किस व्यक्ति को बनाया जाता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, या राज्यपाल? तो यदि हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, तो उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मतलब वो पहले मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका है किसी उच्चतम न्यायालय में, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग अध्यक्ष चुना जाता है या बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, मतलब वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य पूछे जा रहे हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? यदि मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो जब पहली बात तो ये
स्टार्टिंग से जब संविधान बना था तो संविधान में नहीं थे, संवैधानिक संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया और उसके साथ साथ पहले तो इनकी संख्या 10 थी, परंतु बाद में इनकी संख्या 11 कर दी गई। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 11 है। यदि यहीं पर प्रश्न ये करा जाए कि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो आप उत्तर 10 देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि भारत में केंद्रीय जो मंत्री परिषद है वो उत्तरदायी है। केंद्रीय मंत्री परिषद उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद की बात करें, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 19। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, क्या उसको एक पत्र दिया जाता है कि तुम्हें तुम्हारे पद से हटाया जा रहा है, या उस पर संसद में महाभियोग लगाया जाता है, या फिर विधेयक ला करके उसे हटाया जाता है? तो यदि राष्ट्रपति को हटाने की बात की जा रही है तो ये संसद में महाभियोग लाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत संसद में महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है, जिसके बाद राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 और ये करंट से रिलेटेड है। प्रित्जकर पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? प्रित्जकर पुरस्कार आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है याबोन फॉरेल एवं शैली मैकनामारा। याबोन फॉरेल और शैली मैकनामारा, नाम रट लीजिए, इनको प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें हिलेल फ्रेस्टेनबर्ग और ग्रिगोरी मार्गुलिस, हिलेल फ्रेस्टेनबर्ग और ग्रिगोरी मार्गुलिस, इनको एबल पुरस्कार दिया गया, जो गणित का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है मैथ्स का, तो वो एबल पुरस्कार दिया गया हिलेल फ्रेस्टेनबर्ग और ग्रिगोरी मार्गुलिस को। जेरिको ब्राउन की बात करें तो जेरिको ब्राउन को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 21। भारत भारती पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो भारत भारती पुरस्कार है वो उषा किरण खान जी को दिया गया है। उषा किरण खान जी को भारत भारती पुरस्कार दिया गया है। और कृतिका पांडे की बात करें, इनको कोई कॉमनवेल्थ नेशंस का एशिया का अवार्ड इन्होंने जीता है। इनका एक शॉर्ट स्टोरी थी, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, प्रथम राजभाषा आयोग जो गठित किया गया था उसके अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बीजी खरे। इस तरह के प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा, पढ़िए जरूर ऐसे प्रश्नों को। तो बीजी खरे जो थे वो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। मैं बार बार आपको बताऊंगी, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। आप जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 23। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, वो कौन सा समय था जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। आगे हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 24। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर गठित सबसे पहला राज्य, तो ये तो आपको रटा होना चाहिए। आंध्र प्रदेश वो ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर सबसे पहले हुआ था। पोट्टी श्री रामुलु जी के प्रयासों के द्वारा उन्होंने अनशन किया था, आमरण अनशन, और उनकी मृत्यु के बाद सरकार को ये लगा कि हाँ शायद ये लोग सही हैं और मुझे भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का गठन करना चाहिए। तो उनके प्रयासों के बाद जब उनके प्राण चले गए, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो ये काफ़ी शायद उस समय की सरकार को सोचना चाहिए था कि एक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, क्या ज़रूरी है कि जब उसके प्राण चले जाएं तब ही उसकी मांगों को पूरा किया जाए? यदि कोई मांग है और उसे पूरा किया जा सकता है तो मुझे लगता था कि उन्हें पहले ही पूरा कर देना चाहिए था। इतना समय उनके प्राण चले गए, उसके बाद भाषा के आधार पर गठन किया, तो करना तो पड़ा ही ना, तो पहले ही कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर उस समय की बातें थीं।
आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि 14 सितंबर 1949 वो तिथि थी जब हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमें सभी को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करना चाहिए। और मुझे सच में, मैं खुद से बताना चाहती हूँ कि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। तो 14 सितंबर वो दिन है जिस दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कहता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम राज्यपाल बनी थी वो बनी थी सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी पहली महिला राज्यपाल भी और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी। तो सरोजनी नायडू इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, ऑपरेशन संकट मोचन। ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? क्या मेडागास्कर की सहायता से संबंधित है, या दक्षिणी सूडान से भारतीयों की सुरक्षित निकालने से संबंधित है, या श्रीलंका में भारतीयों को सुरक्षित निकालने से संबंधित है? तो यदि ऑपरेशन संकट मोचन की बात करें तो यह है दक्षिण सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने से संबंधित। दक्षिणी सूडान जो कि एक अशांत देश के रूप में जाना जाता है, वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था। तो ये संकट मोचन अभियान उसी से संबंधित है। और ऑपरेशन वनीला किया गया था जब मेडागास्कर में तूफान आया था, उस समय ऑपरेशन वनीला किया गया था वहां उनको मदद पहुंचाने के लिए, ऑपरेशन वनीला। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? ये मैंने उत्तर प्रदेश की जो वीडियो बनाई है उसमें पूरा डिटेल में बताया है। तो यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना था? तो यूनाइटेड प्रोविंस 1950 में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। उत्तर प्रदेश ये बन गया 1950 में। नेक्स्ट 29 प्रश्न संख्या 29, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने इलाहाबाद को, या प्रयागराज वर्तमान में जो इसे बोला जाता है, उसे अपनी राजधानी बनाया था? इलाहाबाद जो नाम दिया गया था वो दिया भी अकबर के द्वारा था। अकबर जो कि एक मुगल वंश का शासक था, अकबर ने ही ये इलाहाबाद नाम दिया था। और इलाहाबाद को राजधानी बनाने का जो श्रेय जाता है वो शाह आलम को जाता है। शाह आलम वो व्यक्ति था जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पहले हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन थे थानेश्वर के शासक। पहले ये थानेश्वर के शासक थे, उसके बाद इन्होंने अपना राजधानी परिवर्तन किया। और थानेश्वर की बात करें तो ये वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 31 कहता है कि सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है। सकल घरेलू प्रसन्नता की एक इंडेक्स जारी की जाती है जिसमें ये देखा जाता है कि कौन कितना खुशहाल है। तो ये सकल घरेलू प्रसन्नता ये भी नापी जाती है। तो ये अवधारणा जो तैयार की गई भूटान के द्वारा, भूटान में। तो भूटान में ये अवधारणा तैयार की गई। भूटान इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। राजधानी है इसकी थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 32, जहां उत्तर प्रदेश में वो कौन सा एकमात्र स्थान है? एकमात्र है, इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र स्थान है जहां पर तांबा पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का वो एकमात्र स्थान जहां पर तांबा पाया जाता है वो है ललितपुर। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर तांबा पाया जाता है। प्रश्न संख्या 33 कहता है कि पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? पंजाब का वो कौन सा गांव है जिसने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? तो वो गांव है संसारपुर। संसारपुर नाम का ये गांव है। संसार के लिए संसारपुर ने ओलंपिक के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 34 कहता है कि बस्तर एक आदिवासी जिला है, ये किस राज्य में स्थित है? बस्तर जो कि एक आदिवासी जिला है। कुछ जिले ऐसे हैं जो हर राज्य के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। बस्तर एक आदिवासी जिला है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये स्थित है, जिसके सीएम इस समय है भूपेश बघेल जी और अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं इस समय छत्तीसगढ़ की। तो आप ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 35, नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, काठमांडू इसकी राजधानी है।
तो विद्या देवी भंडारी इनका नाम है और ये नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। प्रश्न संख्या 36 कहता है कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। विशालतम न्यायिक प्राधिकरण विश्व का कौन सा है? क्या वो अमेरिका का कोर्ट होगा, या वो भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट द हैग में जिसका मुख्यालय है वो होगा? तो जो इसका सही उत्तर है वो है भारत का सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व का सबसे विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 37 कहता है कि हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया? हाथ से मैला उठाने की, मैला ढोने की जो प्रक्रिया थी उसको गलत माना गया, तो उसको गलत मानते हुए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसको प्रतिबंधित कब किया गया? तो इसको प्रतिबंधित किया गया था 1993 में। लेकिन भारत में किसी भी चीज़ को बैन होने के बाद भी उस चीज़ को अमल होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, और वो चीज़ें आज भी आप कहीं अगर देखेंगे ना तो आज भी हो सकता है आपको इस तरीके की प्रक्रिया होती हुई दिख जाए। तो ये गलत है। अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो इसका विरोध ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 38, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई। बीएड एग्जाम्स में आपसे पर्यावरण दिवस पूछा जा सकता है। इस तरीके से छोटे छोटे जो दिवस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 39 कहता है कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? वो कौन सा प्राचीन काल का साम्राज्य था जहां महिलाएं कुश्ती जैसे कार्यों में भाग लेती थीं? ये खेल होते थे उस समय के, तो इनमें वो भाग लेती थीं। तो आप इसका सही उत्तर जो है बताएं, प्रतिहार होगा या कुषाण होगा या विजयनगर होगा? जो इसका सही उत्तर है वो है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लिया करती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 40, कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? मतलब वो बिल्कुल शराब का विरोधी था, उसने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। क्या वो औरंगजेब था, जहांगीर था या शाहजहां था? तो यदि हम बात करें औरंगजेब की, औरंगजेब इसका बिल्कुल सही उत्तर है। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम व्यक्ति था जो ना तो शराब को हाथ लगाता था, इसने अपने साम्राज्य में जितने भी प्रकार के संगीत थे उनको बैन कर रखा था। कोई भी संगीत नहीं बजता था, ना ही उस संगीत पर कोई ग्रंथ लिखे जाते थे। इसके साथ साथ इसने एक ही शादी की, तो इनकी पत्नी एक ही थी, और औरंगजेब ने उनके लिए एक ताजमहल की नकल करवा के एक किला बनवाया था, जिसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, जो उसके जैसा दिखता तो है परंतु उसके जैसा खूबसूरत नहीं है। तो औरंगजेब ही वो व्यक्ति था, कट्टर मुस्लिम था, इसीलिए ये शराब को हाथ नहीं लगाता था। वहीं हम जहांगीर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा नशे की आदत थी, इसको शराब, अफीम, इस तरीके के ये नशे करता था। परंतु जब इसे ये रियलाइजेशन हुआ कि मतलब ये चीज़ें गलत हैं, उसके बाद इसने अपने साम्राज्य में इन सभी नशीले पदार्थों को बैन कर दिया था। तो आप ये चीज़ें भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 41, टर्मिनल डॉपलर रेडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? टर्मिनल डॉपलर रेडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए, कि यदि अचानक से खराब मौसम हो जाता है तो खराब मौसम अगर है तो लैंडिंग करने के लिए हवाई जहाज़ को इस टर्मिनल डॉपलर रेडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 कहता है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है रामानंद जी को, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार और प्रसार किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 43 कहता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसकी टैग लाइन है मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। तो इसकी लखनऊ की आपसे साक्षरता दर पूछी जा रही है। जो लखनऊ की साक्षरता दर है वो है 84%। 84% लखनऊ की साक्षरता दर है कि 84% लखनऊ में लोग साक्षर हैं। आर्द्रता किससे मापी जाती है? प्रश्न संख्या 44 कहता है कि आर्द्रता किससे नापी जाती है या किससे मापी जाती है?
इसका सही उत्तर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। वहीं हम बात करें बैरोमीटर, ये वायु दाब को नापने का कार्य करता है। वायु दाब को नापने के लिए बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 45, जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं उसे कहते हैं। तो वो कौन से वन हैं जहां पर ऋतु के अनुसार पत्तियां पेड़ों से गिर जाती हैं? तो आपने देखा होगा जब फरवरी और मार्च का समय होता है तो उत्तर भारत में जो भी आसपास के आप अपने क्षेत्र में देखते होंगे पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां बिल्कुल झड़ जाती हैं और उसके बाद नए नए छोटे छोटे सुंदर से पत्ते निकलते हैं और उसके बाद वो पत्ते बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कार्य हर वर्ष होता है, हर वर्ष उसी सीजन में पत्तियां झड़ जाती हैं। तो ऐसे वनों को पर्णपाती वन बोला जाता है। पर्णपाती वन जो हर वर्ष एक सीजन में आकर के अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, तो ये पर्णपाती वन होते हैं। सदाबहार वन जो हमेशा एक समान रहते हैं और ये जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उनके आसपास के क्षेत्र में ये वर्षा वन पाए जाते हैं या सदाबहार वन, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। इनकी पत्तियां कभी ऐसे जैसे हम लोग के यहाँ पर्णपाती वन होते हैं सारी पत्तियां गिर जाती हैं, वैसा सदाबहार वनों में कभी नहीं होता। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 46, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि कनाडा के पास स्थित है। कनाडा जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का, और ये उत्तरी अमेरिका का ही भाग है, तो कनाडा के पास ये बिल्कुल स्थित है ग्रीनलैंड। परंतु जो इस पर अधिकार है भूमि क्षेत्र के हिसाब से तो ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, परंतु इस पर आधिकारिक अधिकार जो है वो डेनमार्क का है। तो ये जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का भाग माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेडागास्कर की अगर आप बात करना चाहें, ये अफ्रीका के पास स्थित है। दक्षिणी अफ्रीका जो है वहाँ पर निचले क्षेत्र में ये स्थित है द्वीप मेडागास्कर। और बोर्नियो की बात करें तो ये इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 47, 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी। जब 1 घंटा हम कहीं पर जैसे किसी भी दिशा में बढ़ेंगे तो पूछ रहे हैं देशांतरीय दूरी कितनी होगी 1 घंटे में। 1 घंटे में जो देशांतरीय दूरी होगी वो होगी 15 डिग्री। 15 डिग्री पर 1 घंटा का समय आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 48, टूटकर गिरते पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये खोज करने वाले जो कहते हैं ना कि टूटकर तारा एकदम से गिरता है, तो कहीं भी ये बता रहे टूटकर पिंड गिरते थे। इस प्रकार के सिद्धांत की खोज करने वाले थे गैलीलियो। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि पिंड टूटकर गिर जाते हैं। तो ये सिद्धांत की खोज गैलीलियो के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे रक्त क्या है। रक्त आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त क्या है, क्या वो अम्लीय है या वो क्षारीय है या वो उदासीन है। ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है। तो रक्त की बात करें ये क्षारीय होता है। रक्त हमारा क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है, याद रखिएगा रक्त क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 और आज का हमारा अंतिम प्रश्न। प्रश्न संख्या 50 कहता है कि हाल ही में भारत में किस झील का पानी शैवालों के प्रभाव से गुलाबी हो गया था। तो वो कौन सी झील थी जो अभी चर्चा में रही थी और शैवालों की वजह से यहाँ का पानी जो था वो गुलाबी रंग का हो गया था, जबकि पहले ये गुलाबी रंग का नहीं होता था, रेडिश गुलाबी एक इनका शेड हो गया था पानी का, पूरी झील का पानी। तो ये झील थी लोनार लेक। लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसका नाम है बुल्ढाना जिले में। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में ये लोनार लेक स्थित है और इसका पानी अभी हाल ही में गुलाबी हो गया था बैक्टीरिया के कारण। तो ये था हमारा आज का सेशन जो बीएड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरीके का मैं और भी सेशंस लाऊंगी और हिंदी के भी सेशंस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो आप बस पढ़ते रहिए और जो भी चीज़ें आपको लगती है नोट करने लायक उन्हें नोट करिए। बीएड का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा वो तो भविष्य के लिए अभी आप पेंडिंग रखिए, लेकिन हम तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अगर हो गया तो फिर क्या करेंगे, क्यों आपने तो सोच के रखा था नहीं होगा। तो ये मत सोचिए नहीं होगा, आप ये सोचिए कि मुझे 9 तारीख को एग्ज़ाम देना है और मुझे तैयारी करनी है। तो आप प्रश्न पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।